चैलेंज कैसे करें? क्यों हमें ही पता होता है कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हाउ टू चैलेंज आवरसेल्फ? देखो, अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगे? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं, नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो। लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है मिनिमम। बाकी तुम भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब सुनो क्या करना है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। ऐसे जीवन में भी करना है। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। ये सब चीजें मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन सारी ताकत झोंक देते हैं, ताव में कोई काम नहीं करना है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो। उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो? पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिखे, अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ। और अपने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स है। तो सेमिनार खत्म हुआ, मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछ रही थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं नहीं, मेरे भी यूपीपीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसका कोई तैयारी नहीं होती। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%। उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी। इसलिए जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। वो कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, उसकी एक संरचना है, उसका एक तरीका है। अब भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है।
आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है, बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी एप्पल, एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ 2 काम करेगी। एक, आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। आप किसी भी विषय को पढ़ो, सुन लो, इस सवाल का आंसर सुन लो। आप किसी भी विषय को पढ़ो, आप ये पहले पता करो कि इस विषय को क्यों पढ़ना है। आप पढ़ते हो रटने के लिए, आप पढ़ते हो नौकरी पाने के लिए। क्यों? अगर आज तुम पूरा नेशनल इनकम चैप्टर तैयार कर लो तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस देश में कहां से पैसा आ रहा है, क्या आमदनी का स्रोत है, कौन से सेक्टर हमारे वीक हैं, किन सेक्टरों पे हमें काम करना है, किसको हम मजबूत कर सकते हैं। किसी विषय को, जैसे जिसको ज्योग्राफी नहीं पता वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? अगर तुम कश्मीर में जाके आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दो तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिजिकल, एक इकोनॉमिक, क्योंकि उसका सीधा संबंध है अर्थव्यवस्था से। आज तक औद्योगिक क्रांति अफ्रीका में नहीं हुई। बड़ा पैसा आया अफ्रीका में, मार्शल प्लान से पैसा आया, मोल्टोवा प्लान से पैसा आया, लेकिन वहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन नहीं है। 98% अफ्रीका प्लेटो है, नदियां वाटरफॉल बनाती हैं। I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी वहां इंडस्ट्री की संभावना ही नहीं होगी। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछी कहां? मुंबई में। और 1854 में पहली कॉटन मिल लगी कहां? मुंबई में। देखो अंतर संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का। तो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ तो ये पहले पता करो इसे पढ़ना क्यों है, इसको पढ़ने के बाद मैं क्या समझने लगूंगी। जहां तक रहा सवाल डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कष्ट से ही आती है। जैसे बैठ के मत पढ़ो, मैंने ये डाइस ले रखी थी, मैं इस पे पढ़ता था, कम से कम 3 से 4 घंटे, 12 घंटे मत करना वरना स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अक्त मचाना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव ने जब शुरू में बताना शुरू किया कि कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती, एक भाई साहब ने 1.25 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई, वो 2 महीने आईसीयू में रहे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। तो अगर उसके नेचर को देखो, वो प्लान बनाने में कंजूसी कभी नहीं करता। यही तो उसका खेल है, कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है,
जब तुम, अगर यहाँ कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में तो एक किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहा है और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल, कहो 3 घंटा पढ़ेंगे, तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो उत्साह घटता है। तो जब तुम 10 घंटे का टारगेट बना के सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो और ये प्रक्रिया 2 महीने चलती है तो तुम डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। वही मैंने तप शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो तुम्हारी अचीवमेंट होगी, कोई कर नहीं पाएगा। वैसे बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो डिसिप्लिन भी सिखाती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं।